नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य आफत की बारिश में करा रहे हैं। लैंडस्लाइड, बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जिंदगी को संकट में डाल दिया। सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हालात बेहद खराब हो गए। बेईमान मौसम ने कैसे इन 3 राज्यों पर कहर बरपाया है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। नदी के तेज प्रहार से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाले फिदांग बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको ठीक करने का काम जारी है। पानी का प्रचंड प्रहार ब्रिज के मरम्मत में रुकावट डाल रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ करीब 1500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। लाचेन एरिया में करीब 112 पर्यटक और लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के लिए काम चल रहा है। पूर्वी सिक्किम में नीमचेन प्रेमलखा के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लाचुंग से चुंगथांग और चुंगथांग से थेंग सुरंग तक सड़क साफ करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की भारी मशीनरी तैनात की गई। उधर मिजोरम में भी लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। यहां लांगतलाई एरिया में भूस्खलन से दर्जनों घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। मिजोरम में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 म्यांमार के नागरिक थे। मिजोरम के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। त्रिपुरा में भी आसमान से बरस रही आफत की वजह से हाल बेहाल है। अगरतला में भारी बारिश से हालात विकट बने हुए हैं। वेस्ट अगरतला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। अगरतला में महज 3 घंटे में करीब 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सीएम माणिक साहा के घर के बाहर घुटनों तक पानी भरा है। त्रिपुरा के 3 जिलों पश्चिमी त्रिपुरा, उनाकोटी और उत्तरी त्रिपुरा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश से 2800 परिवार प्रभावित हैं। 10,600 लोगों को राज्य भर के 60 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त बाढ़ बारिश से बेहाल है। 37 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक राहत और बचाव का काम शुरू नहीं किया जा सका है। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है, तो देश के मैदानी राज्यों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा में 1 से 4 जून तक बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 1 से 5 जून के बीच बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं की वजह से राज्यों के मौसम में बदलाव हो रहा है। यही वजह है कि इस बार मानसून समय से पहले ही आ गया। 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद ये 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से यूपी पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। शहर शहर एनकाउंटर का सिलसिला तेज हो चुका है। रोज यूपी पुलिस गुंडे बदमाशों का पक्का हिसाब करने में जुट गई है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से गुंडे बदमाशों में जबरदस्त खौफ है। बुलंदशहर में 15,000 के नामी इमरान का हाफ एनकाउंटर किया गया है। उस पर 16 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। तो उधर जौनपुर में नसीम उर्फ कल्लू कंकाली को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। बहराइच में लुटेरे गैंग के सरगना रज्जब अली के चार गुर्गों के साथ उसे धर दबोचा गया है। तो मथुरा में रेप के आरोपी अंकुर पंडित को हाफ एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया गया है। ये रेड टी शर्ट पहने शातिर बदमाश इमरान है, जिसके दाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। अब तक पुलिस से 4 कदम आगे रहने वाला शातिर इमरान आज पुलिस के ही सहारे है। वो भी बमुश्किल 1 कदम बढ़ा पा रहा है। इमरान इतना शातिर है कि हर बार क्राइम को अंजाम देता और पुलिस के एक्शन से पहले ही फरार हो जाता है।
इमरान कई बार बुलंदशहर पुलिस को चकमा दे चुका था, लेकिन इस बार योगी की पुलिस भी एकदम रेडी थी। पुलिस और स्वाट की ज्वाइंट टीम ने इमरान के लिए बकायदा जाल बिछाया और कोतवाली देहात के हजरतपुर बम्बे के पास इमरान को घेर लिया। खुद को घिरा देख इमरान ने पुलिस पर गोली दाग दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और इमरान सीधे जमीन पर आ गया। इमरान के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, लूट का मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। बदमाश इमरान बुलंदशहर का कितना शातिर हिस्ट्री शीटर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान पर 16 संगीन केस दर्ज है। पुलिस ने बदमाश पर 15,000 का इनाम भी रखा था। योगी की पुलिस ने बुलंदशहर में इमरान को एक पैर पर ला दिया तो बुलंदशहर से 668 किलोमीटर दूर जौनपुर में भी शातिर क्रिमिनल का हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये शातिर बदमाश नसीम अहमद उर्फ कल्लू कंकाली है, जो अब 2 पुलिस वालों के कंधों के सहारे अस्पताल जा रहा है, क्योंकि कल्लू कंकाली के बाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। थाना लाइन बाजार इलाके में कल्लू कंकाली की मुलाकात जब पुलिस से हुई तो कल्लू ने भी वही गलती दोहराई जो यूपी में बदमाशों को करना सख्त मना है। कल्लू ने पुलिस पर गोली चलाई तो बदले में पुलिस की तरफ से भी गोलियां आई और कल्लू उर्फ नसीम सीधे अस्पताल पहुंच गया। बदमाश नसीम उर्फ कल्लू के पास से एक पिस्टल, कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। क्रिमिनल कल्लू कंकाली उर्फ नसीम ने भले ही सफेद शर्ट पहन रखी है, लेकिन इसके कारनामे एकदम काले हैं। नसीम उर्फ कल्लू जौनपुर के खेतासराय थाने इलाके का है, लेकिन पूरे जिले में क्राइम को अंजाम देता है। जौनपुर के 3 थानों में कल्लू पर 4 गंभीर केस दर्ज है। योगी की पुलिस यूपी में लगातार क्रिमिनल की लिस्ट छोटी करने में जुटी हुई है। बुलंदशहर में इनामी बदमाश इमरान तो जौनपुर में शातिर नसीम उर्फ कल्लू का हाफ एनकाउंटर किया तो बहराइच में लुटेरों के गैंग को धर दबोचा। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा ये बदमाश रज्जब अली है, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी है क्योंकि रज्जब ने कानून को चैलेंज किया था। रज्जब अली बहराइच के शातिर लूट गैंग का सरगना है, जो रहने वाला बाराबंकी का है, लेकिन बहराइच में क्राइम को अंजाम देता था। रात में रज्जब अली एंड गैंग फिर से लूट के लिए निकला था, लेकिन इस बार गैंग की मुलाकात थाना फकरपुर इलाके में पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट टीम से हो गई तो लुटेरों ने पुलिस पर गोली चलाकर भागने का प्लान बनाया, लेकिन लुटेरों से तेज पुलिस की गोली निकली और रज्जब एंड अली गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने घायल रज्जब अली समेत गैंग के 4 लुटेरों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 असलहे, कारतूस और लूट की ज्वेलरी बरामद की गई है। ये गैंग बहराइच में कई बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका था। रज्जब गैंग को पकड़ने वाली पुलिस टीम को बहराइच एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बहराइच में पुलिस ने लूट गैंग का पर्दाफाश किया तो बहराइच से 524 किलोमीटर दूर मथुरा में पुलिस का एक्शन हुआ है। ये बदमाश अंकुर भारद्वाज उर्फ अंकुर पंडित है, जिसे मथुरा पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। बदमाश अंकुर ने दिल्ली के गोविंदपुरी में नाबालिग से रेप किया और फरारी यूपी में काटने पहुंचा था, लेकिन अंकुर ये भूल गया यूपी में योगी राज है, जहां किसी बहन बेटी पर गलत नजर डालने वाले की मुलाकात अगले चौराहे पर यमराज से होती है और वो मथुरा में अंकुर के साथ हो गया। मथुरा के थाना जयंत इलाके में जब अंकुर को पुलिस ने रोका तो बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी तो पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से ही दिया। अंकुर पंडित के पास अवैध असलहा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। अंकुर पंडित दिल्ली का कुख्यात बदमाश है। अंकुर पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अंकुर दिल्ली के थाना गोविंदपुरी के गैंग 16/2015 का एक्टिव मेंबर है। यूपी के सीएम योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है, बदमाश चाहे जिस किसी भी स्टेट का हो, अगर यूपी में छिपने आया है या फिर क्राइम को अंजाम देने वाला है, सबका इलाज सख्ती से होना चाहिए, फिर चाहे वो बदमाश इमरान हो, नसीम हो या फिर अंकुर पंडित। यूपी पुलिस पर गोली चलाने वाले का जवाब बुलेट से ही मिलना बिल्कुल फिक्स है। मामूली बात कैसे बड़े फसाद में तब्दील हो जाती है, इसकी मिसाल भोपाल में दिखी। मामूली सा झगड़ा हुआ तो कार सवार दबंगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। फिर कार से जो हाहाकार मचाया वो सीसीटीवी में कैद हो गया। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। गाड़ी का नाम यहाँ दिखेगा, ये मैं गिरा, ये पूछो नहीं। सड़क पर रॉन्ग साइड बेकाबू कार का कहर टूटा। गाड़ी घुमाई, ये कुछ
सड़क के किनारे खड़े 3 युवकों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। गाड़ी का नंबर यहाँ से गिरेगा आगे। ये मैं गिरा, ये कुछ एक बार फिर देखिए कैसे 3 युवक सड़क के किनारे खड़े हैं। तभी एक कार गलत साइड से आती है और युवकों को तेज टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि युवकों को बचने का, भागने तक का मौका नहीं मिला और वो तीनों युवक कार के नीचे आ गए। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। 3 में से एक युवक तो बाल बाल बच गया, लेकिन 2 युवक कार के साथ घिसटते चले गए। लेकिन कार ड्राइवर ने ना ही कार रोकी, ना ही कार में सवार लोगों ने कार रुकवाई। तस्वीरें भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके की है, जहां न्यू मार्केट में सुबह सुबह 3 दोस्त ब्रेकफास्ट करने पहुंचे थे और वो एक साथ सड़क पर खड़े बातों में मशगूल थे। तभी रॉन्ग साइड से आई कार ने तीनों को रौंद दिया, जिसमें से 2 युवकों की हालत काफी गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि कार में 3 से 4 युवक सवार थे और सभी नशे में धुत बताए जा रहे हैं। कार से टक्कर मारने की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार और कार में सवार आरोपियों की पहचान में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर का मोबाइल भी पुलिस को मिला है। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सड़क पर विवाद आम बात है, लेकिन इसे क्षेत्र और भाषा का रंग देना गलत है। आईटी सिटी बेंगलुरु में ऑटो वाले से उलझना नॉर्थ इंडियन दंपत्ति को भारी पड़ गया। यह मामला मामूली विवाद से शुरू होकर भाषाई फसाद में तब्दील हो गया। बेंगलुरु में मामूली सड़क विवाद के बाद भाषा को लेकर फसाद शुरू हो गया। सड़क पर स्कूटी सवार महिला और ऑटो वाले में बहस हो गई, जिसके बाद महिला और उसके पति से थाने में कन्नड़ में माफी मंगवाई गई। महिला ने ऑटो चालक के पैर छूकर माफी मांगी। रोड रेस के दौरान महिला ने वीडियो बनाने पर ऑटो वाले को चप्पल से पीटा था, जिसके बाद ऑटो यूनियन और पुलिस ने महिला और उसके पति से कन्नड़ में माफी मंगवाई। वीडियो जो बना, वीडियो बना रहे हैं क्यों? किसको पूछने का? किसको पूछने का? किसको पूछने का? बनाएगा वीडियो, बना वीडियो। हेलो, मारो चलेगा, मारो वीडियो बनाएगा ना? बना रहे मारो वीडियो। हाँ, बना वीडियो, बना वीडियो, चल बना वीडियो, बना वीडियो, बना वीडियो, बना वीडियो। बेंगलुरु में महिला और ऑटो ड्राइवर के बीच हुए विवाद की ये पहली तस्वीर है। वीडियो में महिला एक ऑटो ड्राइवर को चप्पलों से पीटती नजर आ रही है। We were passing by and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannada people or the Kannada language. इस वीडियो में प्रेग्नेंट महिला है। चारों तरफ ऑटो यूनियन के लोग हैं। महिला और उसका पति माफी मांग रहा है। बोलो ना, क्या तेरा हौका दे करके बोलो ना, तीसरे वीडियो में ऑटो ड्राइवर महिला को धमकाते हुए नजर आ रहा है। इन 3 वीडियो के बीच क्या हुआ? बेंगलुरु में सड़क पर हुआ बवाल भाषा विवाद में कैसे बदल गया? क्यों पहले महिला ने चप्पल मारी, फिर महिला को माफी क्यों मांगनी पड़ी? आपको बताते हैं। महिला का आरोप है कि इसके स्कूटर को ऑटो ड्राइवर ने रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी। महिला प्रेग्नेंट थी। उसने जब ऑटो ड्राइवर से विरोध जताया तो ऑटो ड्राइवर महिला का वीडियो बनाने लगा। जब बार बार मना करने के बाद ऑटो ड्राइवर ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो महिला ने उसे चप्पलों से पीट दिया। इसके बाद महिला ने अपने पति को फोन किया और पूरी बात बताई। ये यहाँ पे एक ऑटो वाला है, ये बदतमीजी कर रहे थे, मेरा पैर कुछ ना उसके बाद भी वीडियो बना रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने महिला के चप्पलों से पीटने का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और इसी वीडियो के आधार पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऑटो ड्राइवर लोकेश के मुताबिक महिला के साथ टकराव लेन मर्ज के दौरान शुरू हुआ। लोकेश दाईं ओर गाड़ी चला रहा था जबकि महिला बाईं तरफ से आ रही थी, जिसके बाद महिला ने उस पर उसे टक्कर मारने का आरोप लगाया। ऑटो ड्राइवर ने किसी भी टक्कर से इनकार करते हुए महिला से जांच करने की भी बात कही थी, लेकिन महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। इस दौरान ऑटो यूनियन के सदस्य भी मौके पर आ गए। पुलिस ने महिला और उसके पति को थाने बुलाया और आपस में बातचीत कर विवाद को सुलझाने को कहा। इसके बाद ऑटो यूनियन के लोग और ड्राइवर महिला और उसके पति से माफी मांगने को लेकर अड़ गए। विवाद को भाषा विवाद में बदलने की कोशिश की जाने लगी।
ऑटो यूनियन के लोगों के बीच घिरी महिला और उसके पति ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला से कन्नड़ में माफी मंगवाई। ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ। इस दौरान भी महिला को ऑटो ड्राइवर ने अपशब्द कहे। माफी मांगने पर भी ऑटो ड्राइवर संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद प्रेग्नेंट महिला और उसके पति ने पैर छूकर ऑटो ड्राइवर से माफी मांगी। तब जाकर विवाद खत्म हुआ और ऑटो ड्राइवर ने पुलिस में दर्ज अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अब आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां गुंडों ने पुलिस की प्राइवेट कार पर अटैक कर दिया। अपने साथी को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने पुलिस वाले को खूब जलील किया, गालियां दी, वर्दी तक फाड़ दी, लेकिन सिपाही भी डटा रहा। पूरा ये वाकया किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आ रहा था। गुंडों ने कैसे बवाल काटा और बाद में इसका अंजाम क्या हुआ है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। उतार उसको उतार। बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में पुलिस से आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस वाले की कार को रोका गया। हेलमेट से, मुक्कों से, घूसों से कार के शीशों को तोड़ा गया। आरोपी को जबरन निकालने की कोशिश की गई। कार के साथ मौजूद हेड कांस्टेबल पर अटैक किया गया, मारपीट की गई, वर्दी फाड़ी गई, लेकिन हेड कांस्टेबल तब भी आरोपियों से भिड़ता रहा। गाड़ी ली जाएगी। सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की है, जहां मीनार मस्जिद के पास श्यामनगर थाने के हेड कांस्टेबल शहजाद अली पर अटैक किया गया। जब हेड कांस्टेबल ने एक मामले के आरोपी गौरव राय को हिरासत में लिया और कार से ले जाने लगे, तभी आरोपी के दो साथियों ने बाइक से कार को ओवरटेक किया, कार के सामने बाइक लगा दी और हेड कांस्टेबल से आरोपी को छुड़ाने लगे। आरोपी को जबरन ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान सिपाही ने श्यामनगर थाने को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब तक पुलिस टीम पहुंचती तब तक सिपाही के साथ जमकर अभद्रता की गई। बाद में पुलिस पहुंची और सिपाही पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जमकर उनका इलाज किया गया। पुलिस पर हमले के दोनों आरोपियों की पहचान विजय राय और राहुल राय के रूप में हुई है। जहां पहले एक आरोपी गौरव जेल जाने वाला था, लेकिन अब आरोपी को छुड़ाने की कोशिश और पुलिस पर अटैक करने वाले उसके दोनों साथी भी उसके साथ जेल पहुंच गए। एसपी का पूर्व सांसद रिजवान जहीर वैसे तो जेल में है, लेकिन जेल में भी रिजवान जहीर को वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी जो बाहर आम लोगों के लिए जुटाना बड़ी बात है। जब जेल में रेड पड़ी तो जेल में रिजवान जहीर की ऐशो आराम का खुलासा हुआ, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट, गद्दे के नीचे 500 के नोट, जेल के अंदर मिनरल वाटर, ब्रांडेड खाने के पैकेट। यूपी के ललितपुर जेल का यह बैरक समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का है। रिजवान अहमद बाहुबली नेता है और हत्या के आरोप में जेल में बंद है। प्रशासन ने जहीर के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जहीर की 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, लेकिन ललितपुर जेल में इनकी खूब खातिरदारी हो रही थी। ललितपुर के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जब जेल का निरीक्षण करने पहुंचे और बैरक के भीतर का नजारा देखा तो वो हैरान रह गए।
बैरक नंबर 5 ये वही बैरक है जिसमें सपा का पूर्व सांसद रिजवान जहीर बंद है। इस बैरक में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। रिजवान जहीर हमारे भाई की हत्या में जेल में ललितपुर में बंद है, तो उनको जो सुविधाएं वहां के जेल प्रशासन के द्वारा दी जा रही है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। ये सुन के बड़ा दुख हुआ, और ये पहले के सरकारों में हुआ करता था। अभी तो हमारे महाराज जी की सरकार है और अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है कि एक टॉप 10 अपराधी के लिए इतनी सारी सुविधाएं। रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे हैं। उनके बैरक में क्या क्या मिला है ये भी जान लीजिए। जिस बैरक में रिजवान जहीर है वहां डनलप का गद्दा और तकिया मिला है। तकिए के नीचे 500-500 रुपए के नोट थे। यहाँ पर कुल 30,000 रुपए के नोट मिले हैं। साथ ही बेड के पास बैटरी वाला पंखा भी मिला। यहाँ पर नेताजी के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। बैरक में देसी घी, अचार, मिठाई, खाने की अच्छी क्रॉकरी, टिफिन, ब्रांडेड तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम जैसी चीजें रखी गई थी। अंदर जेल की व्यवस्था को हमने जो जेल मैनुअल है उसमें दी गई व्यवस्थाओं से मिलाया, और हमने ये पाया कि जो कैदियों को सुविधाएं दी गई हैं या इस तरीके का जो सामान वहाँ पर प्राप्त हुआ जैसा अखबारों में छपा था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जेल मैनुअल में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हैं कि वो दी जा सकती। लेकिन जो धनराशि किसी कैदी के पास से मिली है वो बिल्कुल अनुचित है, और उसके विरुद्ध डेफिनेटली जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की। जेल के भीतर रिजवान जहीर को वीआईपी ट्रीटमेंट देना ललितपुर जेल प्रशासन को भारी पड़ने वाला है। जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन रिजवान जहीर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था जेल में। सरकार ने कार्रवाई भी की है। देखिए, कुछ जुगाड़ू लाल हैं, भीतर जुगाड़ बना लेते हैं। जब सरकार को पता होता तो सब जुगाड़ फेल हो जाता है। जिस रिजवान जहीर को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था उन्हें भी जान लीजिए। रिजवान 2022 में ललितपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू की हत्या के मुख्य आरोपी है। आरोप है कि टिकट के विवाद में उन्होंने 2 शार्प शूटर से फिरोज की हत्या कराई। रिजवान जहीर पर हत्या समेत कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन रिजवान की 10 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। ब्लैक लिस्टेड माफियाओं की लिस्ट में भी रिजवान का नाम दर्ज है। रिजवान जहीर जेल में इसलिए बंद है क्योंकि उसके ऊपर बलरामपुर के तुलसीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आपको ये भी बता दें कि यूपी एसटीएफ रिजवान जहीर की गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर चुकी है और उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा चुकी है, और उसको इसी मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट भी किया है। और ऐसे में बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में पूर्व सांसद रह चुके जिसका नाम बाहुबलियों में आता है रिजवान जहीर, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट अगर ललितपुर जेल में मिल रहा था तो आने वाले दिनों में जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना तय है। बहरहाल योगी सरकार ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन जेलों में आम कैदियों को बुनियादी सुविधाएं हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहां राजनीतिक रसूख की वजह से रिजवान जहीर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। हालांकि जिसने भी रिजवान को जेल में ये सुविधाएं दिलाई है उनके ऊपर एक्शन होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बजरंग दल ने एक नई मुहिम शुरू की है। बजरंग दल के वर्कर शहर के तमाम जिम में पहुंच रहे हैं और जिम मालिकों से हिंदू लड़कियों को मुस्लिम ट्रेनर के ट्रेनिंग न करवाने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे जिम और जिम ट्रेनर की लिस्ट भी तैयार हो रही है जहां पर मुस्लिम ट्रेनर्स मौजूद हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कल जिस जिम में बजरंग दल ने एंट्री की वहां पर एक जिम ट्रेनर सलमान हिंदू नाम राज के नाम से लड़कियों को ट्रेनिंग करा रहा था। हमारी टीम एक ऐसे जिम पहुंची जहां बजरंग दल के वर्कर्स भी पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश में जिम जिहाद के जरिए लव जिहाद हो रहा है, ये कहना है बजरंग दल का। और तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता एक जिम के अंदर आए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार इस तरीके की जो है वो घटनाएं हो रही हैं जहां पर जो मुस्लिम ट्रेनर हैं वो गलत नाम बताकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते और ये लगातार इस तरीके से छापामारी करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भी बजरंग दल ने इस तरीके से
एक जिम में जो है छापा मारा था, तमाम भीड़ के साथ गए थे। हालांकि क्या अधिकार है, ये एक अलग सवाल बन रहा है। पिछली बार छापेमारी के दौरान इनके साथ एक पुलिसकर्मी भी गया था, जिसे हाल में जो है अभी थाने से हटा भी दिया गया। और तस्वीरें देख सकते हैं, जगह जगह जाकर ये बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंदू बहनों को नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही है, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनका वीडियो बना के उनका शोषण किया जा रहा है। जिसको किसने कहा कि इस तरीके से गलत नाम बताकर ट्रेनर जो है हिंदू लड़कियों? परसों एक घटना हुई केएस जिम में, वहां सलमान नाम का व्यक्ति राज बनकर 5 हिंदू लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस बार की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद खास होने वाली है। इस बार भगवान जगन्नाथ के रथ में भारत के फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI के टायर्स लगाए जाएंगे। इससे पहले रथ में बोइंग 747 के पहिए लगे हुए थे, जो अब खराब हो चुके हैं। बोइंग 747 के टायर 1977 में लगाए गए थे, जिसकी मरम्मत होती रहती है। रथ में लगने वाले सुखोई के 4 टायरों की कीमत 1,80,000 रुपए है। ये पहिए रथ का 16 टन का वजन सहने के काबिल हैं। दिल्ली के वजीरपुर में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां रेलवे ट्रैक के पास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में अवैध इंक्रोचमेंट किया गया था, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले ट्रेनों और लोगों को खतरा उठाना पड़ रहा था, उनकी सुरक्षा को खतरा था। लेकिन अब अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और उसे हटाने का काम जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। अब तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। सीएम ने कभी इस पर चर्चा नहीं की और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। पूरे बिहार में अराजकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया। एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब है? यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण कार्यभार संभालने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया कि अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है और महिलाओं की सेफ्टी पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से यूपी में अपराध पर लगाम लगाई जाएगी।